हेलो एवरीवन। एक कंपनी जो कि किसी भी टाइप की जो गैदरिंग होती है, लोगों की इवेंट होता है या फिर कोई मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस गैदरिंग के अंदर में उसको मैनेज करने का जो काम होता है, इवेंट मैनेजमेंट टाइप। सो ये काम करने वाली एक कंपनी है जो कि आईपीओ लेके आना चाह रही है अपना, और स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है। कंपनी का नाम है MACH कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स लिमिटेड। सो कंपनी का जो आईपीओ है 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में खुलने वाला है, और आप जो कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है दैट इज़ 225 पर शेयर के हिसाब से। यहाँ पर कंपनी जो पैसा उठाना चाह रही है दैट इज़ 125 करोड़, जिसमें से 50 करोड़ रुपीज़ कंपनी खुद के लिए उठा रही है, और बाकी 75 करोड़ रुपीज़ के वर्थ ऑफ शेयर जो कंपनी के प्रमोटर लोग हैं यहाँ पर वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। सो उनके खातों में पैसे जाने वाले हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी के आज के दिन जैसे कि किस रीज़न की वजह से कंपनी पैसे उठा रही है, तो यहाँ पर उसको समझने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि बेसिकली कंपनी को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बस कंपनी ये बोल रही है कि मेरे पास खर्चा ज़्यादा है और पैसे कम है, उसको पूरा करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर इस राइट, अगर अगर ऐसी बात होती, अगर खर्चे की ज़्यादा ही ज़रूरत होती, तो यहाँ पे शेयर्स जो कंपनी थी, वो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, शेयर होल्डर्स जो लोग हैं, जो शेयर्स बेच रहे हैं, वो ना बेच के कंपनी के अंदर में पैसे और उठा सकते थे। बट मुझे कुछ पर्टिकुलर रीज़न यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी आज के दिन किस तरीके से चल रही है, उसकी अगर डिटेल में चर्चा करते हैं, तो उससे पहले कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में आईपीओ से पहले 95-96% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी, और आईपीओ के बाद में 70% के आसपास में रह जाने वाली है। सो अच्छी खासी रह जाने वाली है। सो बेसिकली आईपीओ लेके आने के पीछे मेरे को तो पर्टिकुलरली अभी तक एक रीज़न नज़र आ रहा है कि कंपनी के जो लोग हैं उनको खातों में पैसे चाहिए थे जो कंपनी के शेयर्स बेच के, और साथ में ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी हो जाएगी कंपनी, और तो उसका अलग फ़ायदा, क्योंकि मार्केट में एक रेपुटेशन बन जाएगी, वी आर ए लिस्टेड कंपनी। सो लिस्टेड कंपनी की एक अलग से रेपुटेशन होती है मार्केट में। आज के दिन जो कंपनी के मेन कर्ता धर्ता हैं उनका नाम है अमित भाटिया जी। तो यही मेन कंपनी के जो भी हैं वही यही हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के ऊपर में कुछ केस वेस फालतू के आज के दिन दिख नहीं रहे हैं। टैक्स प्रोसीडिंग से रिलेटेड केसेस हैं जो कंपनी के ऊपर में चल रहे हैं, और कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर भी चल रहे हैं, जिसमें कंपनी को अगर ये केसेस टैक्स जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इनमें अगर टैक्स पे करना पड़ा तो 7.5 करोड़ रुपए कंपनी को पे करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी की एक सब्सिडियरी भी है, एक ही सब्सिडियरी जिसका नाम है मैक कन्वेंशंस एंड वॉयजेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी ने खुद ने स्टार्ट नहीं की है, बाद में इन्होंने टेक ओवर किया है इस कंपनी को। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी का जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर में कंपनी काम करती है, मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज जो कंपनी एज ए फॉर द कंपनी पर्पसेस काम में लेती है वो सारी लीज पर है। बाकी दो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए कंपनी ने जो इन प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। एक में लगभग 7 करोड़ रुपए में कंपनी ने 2021 में खरीदी थी, और बाद एक कंपनी ने 78 लाख रुपए में 2020 में खरीदी थी। सो आज के दिन उनकी अच्छी खासी वैल्यू मैं मानता हूँ कि होनी चाहिए उनकी, बिकॉज 2021 बाद में 2023 के अंदर में कम जो प्रॉपर्टीज़ के भाव हैं वो बढ़े हैं। 23 के बाद में 23 के अंदर में ही बढ़ना चालू हो गए थे, उसके बाद डबल ट्रिपल हो गए थे। तो अभी अच्छी खासी प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, बिजनेस ऑफिसेज, ऑफिस पर्पसेज, क्योंकि अलग अलग जगह पे कंपनी के ऑफिसेज हैं जो कि हैंडल करते हैं चीज़ों को, इवेंट्स को, कॉन्फ्रेंसेस को। कंपनी का जो लोगो है वो आज के दिन एक्सेप्टेड है, रजिस्टर्ड नहीं है, अभी एक्सेप्ट हुआ है, तो अभी वो भी आ सकता है, ऑब्जेक्शन आ सकता है कोई, वो अगर तो ऑब्जेक्शन आ जाता है तो कंपनी का जो लोगो है, पर्टिकुलर जो नाम यूज़ कर रही है वो ना यूज़ कर पाए, रजिस्टर ना कर पाए। अब कंपनी के थोड़ा सा हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं, तो यहाँ पर 101 करोड़ रुपए कंपनी ने लगा रखे हैं मार्केट में, अपनी कंपनी में लगा रखे हैं, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है दैट इज़ 50 करोड़, बाकी जितना भी पैसा है वो उधारी का पैसा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि ऑफिसेज कंपनी ने लीज पे रह रखे हैं, खरीद भी रखे हैं, तो उनमें पैसा लगा हुआ है लगभग कितना 22 करोड़ के आसपास। और बाकी जो पैसा है उसमें से ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 14 करोड़ से, बट जो 14 करोड़ हैं उसकी एक साइकिल बंधी हुई है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हर 6 मंथ्स के अंदर में वापस रिकवर हो जा रहा है यूजुअली देखा जाए तो। और यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं तो कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये कंपनी ने देखा जाए तो
यहाँ पे देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो यहाँ पे मेनली जो पैसा लगा हुआ है प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट। सो पैसा ऑलरेडी डेवलप प्रोजेक्ट किसी काम में लगा हुआ है, कुछ कंपनी खड़ा कर रही है, बना रही है। बाकी टैक्स में पैसा लगा हुआ है, मतलब ऑलरेडी टीडीएस जो है कट चुका है, राइट। तो ये पैसा भी सारा काम में लगा पड़ा है। सो दैट्स ऑल द कंप्लीट बैलेंस शीट। और उसके बाद में कंपनी की अगर हम लोग रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। साथ में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है रेवेन्यूज़ के बाद में, दैट इज़ वेरी ग्रेट। एक्चुअली यहाँ पे देखो 52 लाख रुपए कमाए, फिर 1 करोड़ 87 लाख कमाए, फिर इस साल, सॉरी ये तो टैक्स एक्सपेंसेस हैं, ये रहे। कंपनी ने 2.5 करोड़ नेगेटिव में बैलेंस मतलब नेट प्रॉफिट कमाए, फिर यहाँ पे 8 करोड़ सीधे ही कमाए, फिर यहाँ पे 26 करोड़ जो है 2024 में कंपनी ने पैसे कमाए। तो रेवेन्यूज़ के साथ में जो नेट प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। साथ में अगर कैश फ्लो पे भी नज़र डालें तो कंपनी कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छे से पॉजिटिव है। लगभग अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेक करते हैं तो यहाँ पे 17 करोड़ रुपीज़ का कैश कंपनी ने कमाया है। दैट्स ग्रेट। सो एवरीथिंग लुकिंग ग्रेट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, यहाँ पर कहीं कहीं पे दिक्कत कुछ नज़र नहीं आ रही है। अब एक बार कंपनी को हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं दूसरी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके साथ में, कि किस तरीके से अपनी वैल्यू लगा रही है, कितना ज़्यादा ऊपर लगा रही है, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ जगह छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, उसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर तो 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस साल कमाया है एंड दैट इज़ 473 का वैल्यू लगा रही है। तो 18 का पी रेशियो निकल के आ रहा है यहाँ पे, 26 है ना, ओके। तो 18 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो लिस्टेड कंपनियों के साथ में, तो इसका है 28 का और इसका है 45 का। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं एक बार पीबी रेशियो की वैल्यू, जो कंपनी के जो नेटवर्थ है आज के दिन, जो कंपनी की वैल्यू है उसके हिसाब से कितना पैसा ऊपर लगा रही है। तो 50 करोड़ की यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है और यहाँ पर 50 करोड़ और 100 करोड़ की हो जाएगी, तो इस हिसाब से पीबी रेशियो निकल के आता है 4.79 के आसपास में। तो इसका है 4.52 और इसका है 4.7। सो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है मार्केट में उनके मुकाबले अच्छी कमाई कंपनी कर रही है। अब एक चीज़ और हमें देखनी पड़ेगी कि क्या जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका भी पिछले साल के मुकाबले इस साल रेवेन्यू उसी तरीके से बढ़ा है, जिस तरीके से जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी इसका बढ़ा है, ताकि कहीं ऐसा झोल नज़र आ जाए कि कहीं अचानक से इसी कंपनी का रेवेन्यू इतना भयंकर बढ़ा है कि उनका ना बढ़ा हो, कुछ दिक्कत तो ऐसी गड़बड़ तो नहीं है। तो उसकी नज़र डालते हैं तो यहाँ पे 238, तो यहाँ पे इसका तो डबल हो गया। जबकि हम लोग इसकी बात करते हैं एक्जिकॉन इवेंट्स वाले की, जो कि सिमिलर सा काम करती है, तो इसका रेवेन्यू 59 करोड़ से 88 करोड़ के आसपास में हो गया है, तो इसका बढ़ा है। नेक्स्ट अगर इसका देखते हैं तो इसका नहीं बढ़ा है, जबकि इसका कम हो गया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ तो ठीक है, बट थोड़ा सा जो नेट रेवेन्यू है उसके ऊपर में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का पी रेशियो और पीबी रेशियो दोनों ही ठीक है। पीबी रेशियो ज़्यादा ठीक नहीं, बट पी रेशियो ठीक है। अब मैं इसको, ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे ठीक लगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे इसके ऊपर में अपने को थोड़ा सा इसके ऊपर में और नज़र रखनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से मेरे को अभी फिलहाल के तौर पे ठीक दिख रही है। इसके अंदर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ 2 से 3% के आसपास में लगा के छोड़ सकते हैं, दैट्स ऑल। और लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि इसका जीएमपी ठीक ठाक रहना चाहिए एंड बाकी आप समझदार हैं। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही, कंसल्ट करके ही लें, दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।